बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। एक और यानी कि एन अदर व्लॉग में आपको वेलकम है। यहाँ पे हम आपके साथ आज पूरी रूटीन शेयर करेंगे अपनी। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं अल्लाह पाक के नाम से ही। फर्स्ट में ही यानी कि फ़जर के टाइम उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ के जब कुरान पाक पढ़ते हैं, ठीक है, तभी से मैंने बनाना स्टार्ट किया था ये। और साथ में ही बच्चे सो रहे थे अभी, तो ये भी जैसे नमाज़ पढ़ने उठते हैं कभी कभार दोनों उठ जाती हैं और फिर फ़ौरन से ये अपना फीडर मांगती हैं। तो मैं कभी कभी तो कुरान पाक पढ़ने से ही पहले दोनों को फीडर देती हूँ ताकि ये मुझे दोनों तंग ना करें और मैं आराम से कुरान पाक पढ़ लूँ। लेकिन कभी ये सोए भी होती हैं तो फिर मैं कुरान पाक पढ़ने के बाद देती हूँ। आज दोनों उठ गई थी तो मैंने फिर इनको पहले फीडर बना के दिया और फिर साथ में इन्हें कुरान पाक पढ़ रही थी और अभी पढ़ने लग रही थी समझो कि फिर मैंने सोचा आज मैं अपनी पूरी रूटीन शेयर करूँगी, तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाने लग गई, ठीक है। तो ये लोग दूध वगैरह पी के दोबारा सो जाती हैं। फिर चलो भाई उठ के अब ये खेलने लगी और नाश्ता वगैरह करके हम लोग अपने अपने कामों में लग गए। नाश्ता बनाने की और नाश्ता करने की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि उसी दौरान यहाँ बच्चे भी इतना तंग कर रहे होते हैं। तो इनको नाश्ता वगैरह भी करवा के तो यहाँ पे किचन का काम चल रहा था। काफ़ी सारे ये बर्तन धोने वाले थे यहाँ पे, तो ये मैं साथ साथ बर्तन भी धो रही थी और इन लोगों ने मुझे तंग भी किया हुआ था काफ़ी। कभी मैं इनके पीछे भाग रही थी और कभी यहाँ पे बर्तन धो रही थी, ठीक है। यही टाइम बहुत मुश्किल होता है जब ये काम करने का टाइम होता है और ये दोनों मुझे एक ही टाइम में दोनों मुझे तंग करने लग जाती हैं क्योंकि इकरा उमामा को मारती बहुत है तो फिर वो रोती है, फिर ज़िद करने लग जाती है, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे काम करना। लेकिन फिर भी मैं बड़ी मुश्किल से काम करके इनको संभाल के फिर भी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग देख सकें और उसको लाइक वगैरह कर सकें। फिर यहाँ पे मतलब झाड़ू वगैरह भी दिल्ली थी और बच्चे भी इसी टाइम पढ़ने आ जाते हैं सुबह भी तकरीबन 9 बजे। तो बच्चे भी यहाँ पे आए हुए थे पढ़ने। इनकी भी छुट्टियाँ अब ख़त्म होने वाली थी क्योंकि अब स्कूल रीओपन हो रहे हैं और बच्चों ने फिर से स्कूल चले जाना है और फिर इनका ट्यूशन जो है वो या तो सेकंड टाइम होगा या फिर ये एंड कर देंगे। और आपको पता है कि एक दिन में डेली में रूटीन में करने के काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। अभी ये कपड़े भी इस्त्री करने वाले थे और फिर आपको पता है बच्चों के भी साथ में कभी मैं अपने भी कर लेती हूँ, कभी नहीं भी करती, फिर कभी इकट्ठे भी करके रख देती हूँ इनके बाबा वगैरह के, और कभी जो है वो नहीं करती। यहाँ पे तो मैं अब अम्मी के घर आई हुई थी तो भाइयों वगैरह के ये कपड़े सिस्टर ही करती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें पानी शानी पी के तो तकरीबन ये 10 से 11 के बाद का टाइम हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा रेस्ट वगैरह करके और हम दोपहर में 12 बजे तकरीबन सो जाते हैं। यानी कि जो लोग सोते हैं ना 3 बजे के बाद दोपहर में, हम लोग यहाँ पे 12 बजे तक सो जाते हैं दोपहर में और उठ के मतलब नहा वगैरह के फ़्रेश होकर फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हर घर में अपनी अपनी अलग रूटीन होती है, तो हम लोग यहाँ पे अक्सर ही सो जाते हैं 12 बजे तक और उठ के फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के सोते हैं फिर वो असर के टाइम तक उठते हैं, लेकिन हमारी रूटीन यहाँ पे थोड़ी है अलग। और ज़ाहिर है जो जिसके घर की रूटीन है उसने वही शेयर करनी है ना। अब मैं आपको दिखाने के लिए तो ऐसे नहीं कर सकती कि मैं अपना टाइमिंग चेंज कर लूँ या कि कुछ और हो और कुछ और बताऊँ, क्योंकि जो रियलिटी है वही बतानी होती है। तो यहाँ पे सोई हुई थी, मैं यहाँ पे सो के उठ गई थी। अब मैं नमाज़ पढ़ने से कभी इनको पहले फ़्रेश कर देती हूँ, नहला वगैरह के इनको तैयार कर देती हूँ, कभी नमाज़ पढ़ने के बाद कर देती हूँ अगर ये ना उठें तकरीबन 2-2:30 बजे तक। कभी नमाज़ में पहले पढ़ लेती हूँ ज़ोहर की और कभी इनको फ़्रेश करने के बाद में पढ़ती हूँ। फिर इनको दोबारा से फीडर वगैरह बना के फिर इस टाइम घर बच्चे भी पढ़ने आते हैं कुरान पाक वाले, ठीक है। ये मैं पढ़ाती थी पहले, शादी से पहले मैंने ही ये स्टार्ट किया था पढ़ाना, लेकिन फिर अब शादी के बाद मेरी सिस्टर पढ़ाती हैं बच्चों को और यहाँ मैंने इनको नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़्रेश कर दिया था, इनको तैयार कर दिया
और बाहर जो बच्चे पढ़ने आए हुए थे वो कैप्स लेके आते हैं बॉयज़। इस उमामा को भी उनको देख के शौक चढ़ा था और ये भी कैप लेके फिर रही थी अपनी ही मस्ती में। बच्चों को इतना तंग करती है, बच्चों की कैप्स उठा के भाग रही होती है, उनको कभी छेड़ के भाग रही, कभी उनकी कैप उतार के भाग रही, और बच्चे इनके पीछे होते हैं। इनके उस टाइम में ये भी काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। तो अभी क्योंकि ये सो के उठे थे, मैं इसको दोबारा सुला भी नहीं सकती इस टाइम। फिर बस बच्चों वगैरह को पढ़ा के आपको पता है कि तकरीबन असर का टाइम हो जाता है और फिर कुकिंग का टाइम हो जाता है। तो आज हम लोग यहाँ बन रहे थे यहाँ पे आज करेले, जो कि भर के पकाते हैं। एक तो कटिंग करके पकाते हैं, एक करेले जो है वो फिल करके बनाते हैं। तो फिर उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है और फिर प्याज वगैरह यानी कि मसाला भी उसका ज़्यादा ही बनता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो भी इसका प्याज भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि काफ़ी ज़्यादा काटा जाता है और हम लोग ये काट के ये कर लेते हैं ग्राइंड, क्योंकि ये करेलों के अंदर भरना होता है। तो फिर वो जो मसाला यानी कि प्याज वगैरह नज़र आता है वो हमारे घर में जो है वो पसंद नहीं किया जाता, इसलिए इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं या कि कुकर वगैरह में लगा के जैसे भी कर लें, वो अपनी मर्ज़ी है। तो फिर यहाँ पे ग्राइंड करके ये रख दिया था चूल्हे के ऊपर, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा प्याज था, यानी कि ज़्यादा करेले बन रहे थे तो उसी हिसाब से प्याज की क्वांटिटी भी ज़्यादा लेनी थी। फिर ये ज़्यादा था प्याज, तो फिर इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि ये जल्दी हो जाए, क्योंकि फिर गैस के जाने का भी मसला होता है। यहाँ पे सारा प्याज ग्राइंड करके डाल दिया था। पहले तो एक ही बर्तन में डाल के रखा था, लेकिन फिर इसका पानी खुश्क होने में ज़्यादा देर लगती, तो फिर इसीलिए पहले ही अम्मी ने इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि दोनों चूल्हों के ऊपर डाल के रख दिया था देगची में, ताकि ये जल्दी से हो जाए और फिर इसमें जो इतने ज़्यादा टाइम लगता है उसकी थोड़ी सी बचत हो जाए। यहाँ पे करेले कटिंग कर लिए थे और इनको माशाल्लाह करेले भी काफ़ी बड़े बड़े थे। फिर इनको यहाँ पे नमक लगा के रख दिया था। आपको पता है कि काफ़ी इनको सबसे स्टार्ट में ही नमक लगा के रखा जाता है, तो उनको तो सबसे पहले ही कटिंग करके नमक लगा के रख दिया था ताकि अच्छी तरह से नमक उनके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए और फिर उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। अच्छा, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके दोनों चूल्हों पे रख दें ताकि ये जल्दी से हो जाए। और फिर इनका मसाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी देर मसाले में लगती है, करेलों को फ्राई करने में तो ज़्यादा देर नहीं लगती, बस यहीं पे ज़्यादा देर लगती है जहाँ पे इनको इसका मसाला तैयार होना होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसाला होता है। तो यहाँ पे इसका प्याज तो रख दिया था, अब टमाटर, मिर्चें और लहसुन अदरक वगैरह का पेस्ट बनाना था, तो वो भी हम लोग ग्राइंड ही करते हैं, पहले नहीं करते थे। पहले कूंडी वगैरह में कूटते थे बस, फिर अब ऐसी आदत डली है कि इसका भी हम मसाला सारे ग्राइंड ही कर लेते हैं। ये भी ज़्यादा था तो ये भी 2 हिस्सों में ही ग्राइंड किया था, उसके बाद करके ये दोनों बर्तनों में डाल दिया, हाफ दोनों बर्तनों में डाल दिया था। और फिर जब तक इसका पानी खुश्क हुआ तो ये ऐसे ही रखे हुए थे तेज़ आंच पे, ताकि जितनी ज़्यादा तेज़ आंच होगी उतनी ज़्यादा ही इसका पानी खुश्क होगा। और इसके अंदर सारे नमक मसाले यानी कि हल्दी भी डाल दी थी, नमक और मिर्च, बस यही डाली थी, और वो सूखा जो पिसा हुआ यानी कि गरम मसाला होता है वो भी थोड़ा सा डाल दिया था। अच्छा, यहाँ पे इसका पानी खुश्क हो चुका था अभी एक बर्तन का, क्योंकि ये बड़े वाले चूल्हे पे रखा हुआ था, तो एक चूल्हे का अभी जो हो गया था पानी खुश्क और दूसरे का भी हो रहा था। यहाँ पे मसाले वगैरह मैंने पहले ही डाल दिए थे सारे, तो मैं साथ साथ भी इसका क्लिप ले रही थी, क्योंकि इसके मसाले की जितनी ज़्यादा भुनाई होती है उतना ही ज़्यादा बनता है लजीज। हम इसमें किसी भी यानी कि कीमे वगैरह का यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारे घर में कीमा या गोश्त में बनाए हुए करेले बिल्कुल पसंद नहीं करते, बस ये प्याज के मसाले में ही बनाए हुए पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग मोस्टली यही बनाते हैं। अगर एक आध दफ़ा बना भी लें तो सब जो है वो नाक मार के खाते हैं, बस इसीलिए ये प्याज के मसाले में ही बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे करेलों को अच्छी तरह वॉश कर लिया ताकि इनका सारा जो पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए। अब देखिए, इनको मरोड़ तोड़ के सारा अच्छी तरह से पानी खुश्क कर दिया। मसाला इसका तैयार हो चुका था, उसकी भुनाई कर करके सारा पानी खुश्क कर दिया। इसकी फाइनली लुक ये आ गई थी। जब इसकी ये वाली लुक आ जाए तो समझो कि मसाला तैयार है। इसमें
एक और बात बताऊं कि अभी घी नहीं डाला था, घी डाल के भुनाई नहीं की थी क्योंकि ये करेलों के अंदर डालना था। जब इसका दूसरा मसाला तैयार करते हैं फिर उसके अंदर घी डालते हैं। ये भी हमारा एक लॉजिक है। आप लोग ही पता नहीं ऐसे करते हो या नहीं, ये मुझे नहीं पता। आप लोग इस तरीके से बनाते हैं वो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपनी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करना। अच्छा, इस तरह से ये मसाले की जब ये वाली फाइनली लुक आ जाए विदाउट ऑयल, तब बस इसको उतार लेते हैं। और फिर जब ये मसाला ठंडा हो जाए फिर इसको ऐसे करेलों के अंदर भर के फिल करके फिर एक नलकी के साथ यानी कि धागे के साथ इसको इस तरह से लपेट लेते हैं। कुछ लोग सुई के साथ भी करते हैं, सुई के साथ इसको सिलते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल काम है। कभी सुई का धागा निकल जाता है, कभी कुछ। हम लोग इस तरह से सिंपली हाथ के साथ ही धागे के साथ इसको इस तरह से लपेट लेते हैं जितना मसाला इसके अंदर आता है। ठीक है, तो सारे तैयार करके ये इसके बाद इसको करते हैं फ्राई। आज जो है माशाल्लाह ज़्यादा करेले थे इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा था, यहाँ पे मेहनत भी ज़्यादा लगती है। यहाँ पे जितनी ज़्यादा ज़ाहिर चीज़ होगी आपको पता है कि उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर टाइम लगता है। अच्छा, फिर एक देगची में या कि जिस भी चीज़ में आप लोग खाना बनाते हैं, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से होता है, जितनी ज़्यादा या थोड़ी चीज़ होगी उसी हिसाब से बर्तन लिया जाता है। यहाँ पे ज़्यादा करेले थे और थे भी बड़े बड़े, तो देगची के अंदर हम लोगों ने नहीं इसको फ्राई किया था। एक बड़ी कढ़ाई लेकर उसके अंदर डाल के घी, तो उसी के अंदर हम इसको फ्राई कर रहे थे। जब घी गर्म हो गया तो इसके अंदर डाल दिए सारे करेले जो भी ये फिल करके रखे थे। इसको सारे करेले डालने के बाद इसको सिंपली यानी कि ढक के रख दिया कुछ मिनट के लिए। और फिर इसको थोड़ी देर बाद यानी कि 10-15 मिनट के बाद इसको ऐसे उल्टा पलटा रही ताकि जो नीचे की साइड है वो ऊपर आ जाए, ऊपर की साइड नीचे चली जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। अभी भी इनकी फाइनली लुक नहीं आई थी। इनको इस तरह से ऊपर नीचे करके दोबारा से ढक के रख दिया था। और यहाँ साथ साथ में बन रही थी रोटी भी। ठीक है, रोटी भी बन रही थी साथ में। और तकरीबन इसका करेलों की पकाई का जो काम है वो फिनिश होने वाला था तकरीबन। तो साथ साथ में रोटी भी बन रही थी ताकि गैस पे ना जाए और जल्दी जल्दी काम भी हो जाए। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग ये करते हैं, जब करेले अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो जो बचा हुआ मसाला था ना, वही जो डाला था करेलों के अंदर, वही वाला हम इस वाले घी के अंदर डाल देते हैं। आप लोग पता नहीं कैसे करते हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर उसी हिसाब से जितना यानी कि मसाला होगा उसी हिसाब से फिर ऑयल वगैरह यानी कि घी वगैरह डालते हैं। करेलों के अंदर तो जितना मर्ज़ी घी डालें वो उतना ही पीता रहता है। करेले ज़्यादा घी लेते हैं तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही घी डलता है। अच्छा जी, यहाँ तकरीबन इसकी फाइनली लुक आ गई थी क्योंकि जो मसाला डाला था वो भी भुन गया था अपनी यानी कि फाइनली लुक में आ गया था। और करेले तो पहले ही हो चुके थे फ्राई। और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा यहाँ पे लजीज खुशबू आती है ना, इतनी ज़्यादा स्मेल आती है। और वो भी रोटी जो है वो ताज़ा रोटी के साथ, बस क्या बताएं आपको, इतना माशाल्लाह हमारे घर की ये बहुत ही फेवरेट डिश है, वो भी सबकी, किसी भी एक की नहीं सबकी। और ज़्यादा हमारे घर में ऐसे ही फिल करके यानी कि भरे हुए करेले बनाए जाते हैं, काट के कटिंग करके दाल में, बहुत ज़्यादा कम बनाते हैं। इस तरह हम बनाते हैं और शुरू से हमारे ऐसे ही बनते आ रहे हैं। तो फिर बाद में मैंने गरम गरम रोटी के ऊपर ये रख के खाया करेले का सालन। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के हुक्म से इतना ज़्यादा लजीज होता है। इसकी तो खुशबू ऐसी आ रही होती है कि बस बंदा पता नहीं कितनी रोटियां खा जाए, लेकिन खाने तो अपने पेट के हिसाब से ही है। ओके जी, मेरा व्लॉग था यहीं तक। फिर बाद में कुछ मैंने ये लिए थे नाशपाती है कि कुछ भी एप्पल वगैरह ले लेती हूँ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आप लोग भी अपनी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अगर नहीं किया अभी करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। मैं भी इंशाल्लाह आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी।